फिल्म आने वाली है एज एन एक्टर बवाल, उसमें मैं दिखूंगा वरुण धवन के टीचर के रोल में। ऐसा क्या होता है कि जो आप करते हैं वो लोकप्रिय हो जाता है, लोकप्रिय आप चुन लेते हैं, आपकी समझ इतनी डेवलप हो गई है कि यार ये लोकप्रिय हो जाएगा। जैसे पंचायत में आपने एक रोल किया, वो सोशली इतना वायरल होता चला गया। बहुत सारे आर्टिस्ट कमर्शियल एक्ट के लिए अप्लाई ही नहीं करते, अप्रोच ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि सो कॉल्ड ऑफ टिपिकल फेसेस, टिपिकल एक फिजिक चलती है वहाँ पे, इसलिए वो जाते नहीं, जबकि कॉमन फेसेस भी यूज़ होते हैं। आपने उस दौर में शुरू किया था जब बहुत सारी मुश्किलें थी, प्लेटफॉर्म बहुत कम थे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी कम थी, लेकिन अब सब चीज़ें बढ़ गई हैं। लेकिन देखा जाए तो रेशियो जो है सक्सेस का वो वहीं का वहीं है। ऐसी क्या गलती करते हैं जो नए लोग आते हैं, वो भले किसी फील्ड में आते हों, कि वो उतना जम नहीं पाते? 50 रुपये रोज का था वो। महीने में अगर 30 दिन है तो 1500 रुपये, 31 दिन है तो 1550 रुपये। 1 तारीख को महिला लेने आती पैसा, नहीं आया तो सामान सब फाक दे बाहर। जब मुझे लगा कि यार अब ना लोग यहाँ से मुंबई पहुँचते हैं, तो मुंबई जाके करूँगा क्या, वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तो लोगों ने चढ़ा दिया कि यार तुम बड़े अच्छी एक्टिंग, अभी बाल नहीं तब बाल हुआ करते थे, तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और मैं हमेशा बता रहे हम जाएंगे बच्चन साहब पानी मांगेंगे टाइप, इस तरह की बातें। हम जाएंगे तो हम ही हाँ, हमें। क्या आएंगे, मतलब माफ करिए बच्चन साहब। तो इस तरह की उस श्रृंखल बातें मैं तब क्या करता था। नहीं है? ये फोटो हटाओ। नहीं, मैं यहाँ पैसे बचाऊं, सस्ते कद्दू के चक्कर में 15 किलोमीटर दूर जाऊं, कोई कदर नहीं है मेरी। 2000 रुपए का सस्ता कद्दू। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। इस फील्ड में आने के लिए, यानी कि बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए किसी एक प्रोफेशन को अपनाना ही मुश्किल हो जाता है, उसमें सफलता पाना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी गजब के कलाकार होते हैं जो सारे डिपार्टमेंट में हाथ आजमाते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं। ऐसे एक कलाकार मेरे साथ हैं जो कि एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एडिटिंग भी जानते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट से भी संबंध रखते हैं। मेरे साथ है शशि वर्मा। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। थैंक यू राठौर साहब, थैंक यू सर, इतना बड़ा प्रोफाइल, मतलब पूरा पैम्पलेट भर जाए, विजिटिंग कार्ड तो बन नहीं सकता इसका। इतना बड़ा परिचय दिया, वही छोटा लगने लगा है। बट ये आपने उपलब्धि हासिल की है। हाँ सर, ये वही बात है कि चलते निकल गए, सड़क पे चलने लगे, और जो जो पहले पड़ाव मिलते रहा, वहाँ थोड़ा थोड़ा आराम करते चले। हाँ, फिर वहाँ जब आराम किया तो लोगों से मिला, बतियाया, लगा कि कुछ सीख गया है तो उसको लेकर आगे बढ़ा। फिर वहाँ कुछ ऐड होता चला गया। इसी तरह से एक मुकम्मल शशि वर्मा यहाँ खड़ा है। ओके। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं, इस इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित होते हैं, तो पहला तो यही लगता है कि भाई एक्टर बनना है। तो आपको कब और कैसे ये एक्सप्लोर हुआ कि नहीं, इसके अलावा भी जहाँ कुछ और है? सबसे पहली बात कि मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मुझे कैसा एक्टर बनना है। मतलब अगर मैं बात करूं अपने बचपन से, तो मेरे स्कूल में, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, और वहाँ पे जो फैंसी ड्रेस जो आजकल चलता है, उस वक्त इजाद हुआ था विचित्र वेशभूषा करके एक प्रतियोगिता हुई थी, और मुझे याद है कि उस पर मैं सब्जी वाला बना था। और यहाँ वहाँ से लुंगी कुर्ता इकट्ठा करके और वो फलों, मतलब सब्जी की टोकरी लेकर गया था। और जब ये सब कर लिया, इससे बहुत मज़ा आ रहा था। ओके। जब इसके बाद में ये सब उठा करके मुझे उस मंच पे जाना है, बस यहाँ से जो मेरी पल्पिटेशन शुरू की। इतना लोग हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री आए हुए हैं उसमें, और शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है इस विद्यालय का, और वो हाथ पांव फूल रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों एक अचानक से लगा कि हाँ, और मैं गया और जो जितना रट रहा था वो सब पढ़ दिया, और अचानक तालियां वालियां बज गई। तो लगा कि यार ये जो है ना, वो फिर ऐसे सब कुछ ऐसा होता, स्टॉप मोशन में मैं सिर्फ देख रहा हूँ और ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, एकदम वो किक था। यार ये होना चाहिए लाइफ में। और क्या था कि बोलता अच्छा था, मतलब उद्घोषक के रूप में काफ़ी, मतलब स्कूल्स में काफ़ी मैंने ये सब नाम कमा रखा था। तो लगा कि यार ये बढ़िया है, ये जो है माइक पकड़ लो, बोलो और लोगों से इंटरेक्ट करो, काफ़ी 2-4 शायरी सुना दो, माहौल बना लो। तो वो जब आप करने लगते हैं, और लगा कि यार इसके आगे क्या, दूर दूर तक कहीं जहन में नहीं था कि आप मुंबई आएंगे, मुंबई में एक्टर बनेंगे। तो जब मैं छोटे शहर में हूँ, सीतामढ़ी एक जगह है बिहार में, वहाँ से था, वहाँ से उससे बड़े शहर पटना में पहुँचा। मेरे लिए पटना आना भी महानगर से कम नहीं था। अब पटना में आना, वो भी मेरे लिए अपने आप में कल्चरल शॉक था कि यार जो चीज़ें, जिस तरह की बदमाशियाँ या जिस तरह की चीज़ें हम सीतामढ़ी में कर लेते थे,
उससे बड़ा सब कुछ यहाँ है ना। तो अब सीतामढ़ी में छोटे शहर में खुद भी बॉस बन रहे हैं, तो यहाँ पता लग कि आप प्यादे बन के रह रहे हैं। तो वो सब भी था। हालांकि धीरे धीरे यही जो एक्स्ट्रा करिकुलम था, इसने मेरी पहचान बनाई पटना में भी। तो यहाँ भी मैं एंकरिंग करने लगा। उसके बाद जब वहाँ से दिल्ली पहुँचा पढ़ने के लिए डीयू में, मालूम चला यहाँ पे इन चीज़ों की बड़ी पूछ है। मतलब कमाल है, यहाँ पे हर कॉलेज में एक सोसाइटी है जहाँ पे थिएटर, मतलब थिएटर कोटा है जिससे आपका एडमिशन हो सकता है। तो वो अपने आप में, और जो मैं ये करता हूँ, ये लोगों को समझ में आ रहा है, यार ये लड़का, इसको बुलाओ, ये तो बड़ी आवाज़ें निकाल लेता है, ये अच्छी मतलब बोल लेता है, इसको इससे एक्टिंग करवाएंगे। स्पेशल रिकॉग्निशन मिला वहाँ पे। बस वहाँ से आया और फिर लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर मैं वहाँ पे एक श्री राम सेंटर है परफॉर्मिंग आर्ट दिल्ली में, राइट, काफ़ी फेमस है। मैं से वहाँ गया, वहाँ पे मैंने कोर्स किया। फिर जेएनयू में काफ़ी थिएटर किया। तो ये सब चल रहा था, लेकिन अभी तय नहीं हो पा रहा था कि एक्टिंग ही करना है क्या। अब आपके सवाल का जवाब यहाँ आ रहा है। जब मुझे लगा कि यार अब ना लोग यहाँ से मुंबई पहुँचते हैं, तो मुंबई जाके करूँगा क्या, वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तो लोगों ने चढ़ा दिया कि यार तुम बड़े अच्छी एक्टिंग, अभी बाल नहीं तब बाल हुआ करते थे। अच्छा। तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और मैं हमेशा बता रहे हम जाएंगे बच्चन साहब पानी मांगेंगे टाइप, इस तरह की बातें। हम जाएंगे तो हम ही आएंगे, मतलब माफ करिए बच्चन साहब। तो इस तरह की उच्छृंखल बातें मैं तब क्या करता था। अच्छा, इन सब के दौरान बचपन में मेरे फादर इंजीनियर हैं और उन्होंने हमेशा एक बात कही थी कि टेक्निकल आदमी ना भूखे नहीं मरता है। तो ये बातें मेरे जहन में थी कि मान लो हम मुँह उठा के चले जाए बॉम्बे और कुछ नहीं हुआ, और एक्टर भी अच्छे हैं, लेकिन कोई गारंटी कार्ड तो है नहीं, सफलता का कोई ग्रामर तो है नहीं कि ये वचनदेव भास्कर किताब पढ़ ली हमने, वहाँ गए और धपाधप वाक्य बनाना शुरू कर दिया, ऐसा तो था नहीं। तो इसी के लिए समझिए कि इसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मैंने पहले एडिटिंग में गए। हाँ, एडिटिंग बकायदा 1 महीना। आज भी हमारे मित्र अच्छे एडिटर हैं, बड़े बड़े चैनलों में एडिटिंग करते हैं। वहाँ पे न्यूज़ चैनल का दौर था, तो और नए नए चैनल्स आ रहे थे, तो एडिटरों की भरमार होनी थी। तो इस चक्कर में हुआ। लेकिन वो 1 महीने जब सीखने के बाद लगा कि यार ज़िंदगी जो है ना, ये अंधेरे कमरे में गुजर जाएगी, इसमें कुछ होना नहीं है। और इस अंधेरे कमरे में मतलब कुछ होना नहीं है, सिर्फ आगे पीछे कट पेस्ट, ये टाइमलाइन ठीक करना है, ये ऑडियो बैलेंस करना, मज़ा नहीं है। हाँ, मतलब कुछ था ही नहीं उसमें। तो उसी में कई लोग आते थे एडिटिंग रूम में, कैमरामैन जो होते थे लोग आते थे। तो ऐसी में बातचीत करते कहा सर मज़ा नहीं आ रहा। एक ने बड़े प्यार से कहा आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो मैंने कहा मैं कर लूँगा क्या। फिर उनके साथ कैमरा करने चला गया, सीखते रहा, फिर सीखा, मतलब फिर खुद इंडिपेंडेंट कैमरा भी किया मैंने कुछ चीज़ों में। लेकिन इन सबके साथ थिएटर करता रहा। अब मुझे लगा कि चलो ये भी आ गया, ये भी आ गया, मुंबई जाएंगे, नहीं एक्टिंग डायरेक्शन करेंगे। अच्छा, ये क्लियर हो गया। हाँ, ये क्लियर हो गया कि डायरेक्शन करेंगे, क्योंकि थिएटर करता था तो लिखता भी था और एक्टिंग तो खैर है ही, प्लेस डायरेक्ट भी करता था। तो ये क्लियर हो गया कि मुंबई जाएंगे तो ये टेक्निकल चीज़ तो है मेरे पास, मतलब मैं अब क्या करूँगा, डायरेक्शन में असिस्ट करूँगा और मुझे डायरेक्टर बनना है। डायरेक्टर बनने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो इत्तेफाक कहिए या नियति का जो भी है खेल, मैं ये सब चीज़ थोड़ा बहुत आ गया था। तो मैं आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे लगा स्ट्रगल करने डायरेक्शन में। लेकिन वही बात है कि एकदम से जो बाबूजी वाली बात याद आ रही थी कि टेक्निकल आदमी भूखे नहीं मरेगा, लेकिन काम मिलना चाहिए ना। अब कोई गैरेज हो जहाँ पे नौकरी कर लूँ मैं, वो तो है नहीं, वो तो है नहीं। तो यहाँ का बहरहाल अपना यहाँ का स्ट्रगल रहा। तो वो तमाम चीज़ जो मैंने सीखी वो आज मुझे बहुत काम आया। आज जहाँ कहीं भी हूँ उसका उस तमाम जो नॉलेज थे हमारे, जो हमने उस दौरान लिए थे उन चीज़ों के लिए, बहुत मुझे काम आए। और तो जहाँ जहाँ भी आपने इनपुट दिया, आज उसका आउटपुट पूरा भोग रहे हैं आप कहीं ना कहीं। कहिए, एकदम बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मतलब जैसे मैं कुछ डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे ये समझ में आती है कि मुझे कितने लेंस लगाने हैं, क्या करना है, मुझे उलझना नहीं पड़ता है। एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो और शॉट ले लिए, जैसे सपोज कोई मास्टर शॉट ले रहा हूँ तो मुझे मालूम मुझे इतना ही लगेगा, सो लेट्स हैव दिस वन, हटाओ, उसके बाद यहाँ जाएंगे क्लोजअप करेंगे या दूसरा शॉट लेंगे। तो वो सब क्लैरिटी है। या मुझे में परफॉर्मेंस कैसे लेना है, तो वही बात है ना, जब आप एक्टर भी हैं तो आपको मालूम है कि ये जो किरदार आपने लिखा है। मैं बड़ी अच्छी बात, मैं वर्कशॉप वगैरह जब कराता हूँ या करता हूँ अपने चीज़ों को लेकर, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो आप सब अच्छे एक्टर हैं और हम आपको यहाँ एक्टिंग सिखाने नहीं आए हैं, लेकिन ये किरदार कैसा है ये बताने आए हैं। हमारा किरदार ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, आप अभिनेता हैं, आप बना लीजिए, अगर आप वहाँ तक आ जाते हैं तो ठीक, नहीं तो बताऊँगा, इतना ही करता हूँ।
तो सही बात है, वो सारी चीज़ें मतलब थिएटर के उस प्लेस के ब्लॉकिंग से लेकर के आज कैमरा एडिटिंग सब तो है। फिर ये जो कमर्शियल ऐड की तरफ आप चले गए और इतने ज़्यादा कमर्शियल ऐड कितने कर लिए अभी तक आपने? सर मुझे लगता है 70-80 के बाद गिनना छोड़ दिया था मैंने। 70-80 का गिनना ही छोड़ दिया? हाँ मुझे लगता है कि मतलब रूटीन में आ गया, अब तो आदतन हो गया। हाँ मतलब ये है कि वही ऐड करता हूँ जो लगता है कि इसमें कुछ बात है, हाँ, या बहुत पैसे हैं। लेकिन ऐड के साथ भी एक जुड़ी हुई बात है, क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ शशि जी आपसे, आप अनुभवी भी हैं, आपने समय भी देखा है यहाँ पे। बहुत सारे आर्टिस्ट कमर्शियल ऐड के लिए अप्लाई ही नहीं करते, अप्रोच ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि सो कॉल्ड ऑफ टिपिकल फेसेस, टिपिकल एक फिजिक चलती है वहाँ पे, इसलिए वो जाते नहीं, जबकि कॉमन फेसेस भी यूज़ होते हैं। सर ये देखिए यही तो है, ऐड में ऐड की कास्टिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। आप ऐड के लिए जो स्क्रिप्ट लिखा गया उसके अनुरूप चेहरे चाहिए, इसकी खोज होती है। मैंने एक नाम भूल रहा, एक महिला कास्टिंग डायरेक्टर थी, काफ़ी नाम है, बहुत पुरानी है, जो फेमस कास्टिंग हब हुआ करता था मुंबई में, तो वहाँ पे वो कास्टिंग करती थी और उन्होंने ऐसे ऐसे चेहरे पहचाने हैं, भीड़ से इकट्ठा करके निकाला है और उनको चेहरा बनाया ब्रांड का इसका। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ, मतलब आज तो खैर अब हर बड़ा एक्टर आप देखिए विज्ञापन करता है और विज्ञापन बहुत बड़ा जरिया है इनके कमाई का। राइट। मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे मेरे मित्र लोग भी हैं जो विज्ञापन में मतलब जिस काम के लिए मुझे 10 रुपये मिले होते हैं 80-90 रुपये मिलते हैं क्योंकि वो स्टार है उस हिसाब से। लेकिन पहले ये नहीं था। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, इनफैक्ट यूट्यूब पे होगा, तो उनको जब एक ऐड बना, उनको एक किसी प्रोड्यूसर ने या किसी मतलब कहिए किसी मालिक ने, ब्रांड के मालिक ने कहा कि ऐड बनाना है और एक व्यक्ति हैं वो रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं तुमको लेके चलूँ, वो करना है। राकेश ओम प्रकाश महाराज जी बोले तो ऐड बनाते थे वो, तो जहाँ तक जितना मुझे इंटरव्यू का याद आ रहा है, तो उनको एक दिन फ़ोन आया कि चलो चलना है वो उनसे एक्टर से मिलने के लिए। वो आए बोला कि जुहू में गए उनके घर मिलने, उनको देख के भक्त थे कि यार, और वो जो लेकर गए थे उन बात कर रहे थे और वो एक्टर को देखकर ये एकदम स्तब्ध थे कि क्या करना है। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा सर आपको ऐड करने की क्या ज़रूरत है आपके, तो उन्होंने बड़े भारी अंदाज में कहा भैया हमें भी करने दो, हमें कुछ पैसे कमा लेने दो। अच्छा, तो आपने सब कह ही दिया। तो आप सोचिए कि हालांकि उनको दिलीप साहब ने बोला था कि तुम क्यों ऐड कर रहे हो, टीवी पे क्यों जा रहे हो। राइट। अब आप सोचिए वो आज के डेट में महानायक हैं और हर विज्ञापन में वो कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा। उनके साथ आपने भी ऐड किए? हाँ, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ एक ऐड किया है। और काफ़ी बच्चों में बहुत लोकप्रिय रहा वो ऐड। तो ऐसा क्या होता है कि जो आप करते हैं वो लोकप्रिय हो जाता है, लोकप्रिय आप चुन लेते हैं, आपकी समझ इतनी डेवलप हो गई है कि यार ये लोकप्रिय हो जाएगा? जैसे पंचायत में आपने एक रोल किया, वो सोशली इतना वायरल होता चला गया। बड़ा अद्भुत था भाई ना, पंचायत होना अपने आप में मेरे लिए इंस्टीट्यूशन था, बहुत सीख थी मेरे लिए। एक तो ऐसे कंटेंट को क्रिएट किया जाना ऐसे दौर में जहाँ हर जगह गाली गलौज या बाकी चीज़ें, मतलब रियलिटी चल रहा है, तो रियलिज्म का एक नई परिभाषा गढ़ी इन्होंने, एक नया जॉनर गढ़ दिया पंचायत। आज के डेट में मैं अक्सर नरेशन वगैरह में कभी रहता हूँ तो लोग कहते हैं इस जॉनर का कुछ हो तो। अच्छा, अब एग्जाम्पल हो एग्जाम्पल हो गया है तो, और वो मुझे बहुत खुशी है कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ। और अभी 3-4 दिन पहले हम लोग किसी के बर्थडे पार्टी में थे, बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं कुणाल शाह, उनके बर्थडे पार्टी में गए थे, तो फजल भाई जो बने हुए हैं प्रहलाद चचा, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मतलब एक अच्छा परिवार था। आज भी मिलकर उनसे बहुत खुशी होती है और आपको बहुत हैरानी होगी जानकर कि वो कभी क्लेम नहीं किया उन्होंने कि मैं एक्टर भी हूँ। ओके। इनिशियल जब मैं सीजन 1 कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि अरे यार हम तो पता नहीं, हालांकि वो प्रोड्यूसर हैं, वो अनुराग कश्यप जी के टीम में रह चुके हैं, उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर में थे, वहाँ भी उन्होंने बड़ा इत्तेफाक से एक्टिंग की थी, उन्होंने एक रोल किया था उसमें। तो अब आप सोचिए कि डेस्टिनी कहाँ से कहाँ लेके जाती है। आज वो व्यक्ति सीजन 2 में रुलाया है लोगों को अपने अभिनय के दम पे। तो पंचायत तो ऐसा, मतलब हमको लगता है कि ऐसा महाभारत रच दिया इन लोगों ने कि अब लोग बनाते रहेंगे, ये जॉनर सेट है। फिट है। इसमें एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ खासतौर से आपसे कि
जो निजी जीवन के अनुभव होते हैं वो कितना एक्टिंग में या एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर कितना काम आते हैं? सर देखिए, बिल्कुल काम आते हैं, और आपके निजी अनुभव ही, चाहे वो राइटिंग हो चाहे एक्टिंग हो, वो आप कहीं ना कहीं अपने अनुभवों से ही उसको उड़ेलते हैं। एक लेखक जब कोई चीज़ें लिखता है तो अपना किरदार तय करके लिखता है, और वो दिख जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे उसको, समझ आए अच्छा ये जो बात है ये इसका खुद का बात है। लेखक जो है वो चोर होता है। ये चोर नहीं कि दूसरों का प्लॉट चोरी कर लिया। लेखक चुराता है क्या? आपके किरदार को, बाजार को, समाज को, उसमें से जो चीज़ें उसको चोरी करके अपने झोले में रखता है। जब उसको कुछ लिखने का मौका मिलता है तो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को याद करके अपने आप को उससे जोड़ देता है, और फिर वो लिखता है। तभी वो रियलिज्म नजर आता तभी है। रियलिज्म नजर आता है। ओके, तो अभी आप एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपने अपने डायरेक्शन की भी कमान संभाली हुई है। जी जी। तो अभी उसमें क्या क्या चल रहा है? सर मैंने अभी एक बहुत बेहतरीन सी वेब सीरीज बनाई है। नाम रिवील कर दूंगा जल्दी, क्योंकि वो अभी प्लेटफॉर्म पे आना है। और एक बहुत प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस है एंडेमॉल शाइन इंडिया, जिसके लिए मैंने बनाया है और लिखा भी है, डायरेक्ट किया है। बहुत जल्द मेरे हिसाब से आने वाला है। अच्छे अच्छे एक्टर हैं उसमें। शेखर सुमन सर उससे वापसी कर रहे हैं, और कमाल कमाल एक्टिंग की उन्होंने। रवि किशन जी हैं, राहुल बग्गा हैं, बहुत सारे लोग उसमें हैं, और मित्र लोग हैं उसमें। और वो एक है, एक मैं सीरीज़ डेवलप कर रहा हूँ, वो भी अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। फॉर्मल अनाउंसमेंट का वेट कर रहा हूँ कि वो लोग अनाउंस करें तो बोलने में बेहतर होगा। उसके बाद एक बुक्स के राइट्स लिया है मैंने, जिसको अभी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, मतलब एक्टिंग के अलावा। ओके, बाकी एक फिल्म आने वाली है एज एन एक्टर, बवाल, उसमें मैं दिखूंगा वरुण धवन के टीचर के रोल में। और है मिस्टर मिसेस माही है, कई सारे ऐड भी आने वाले हैं, वो दिखता ही रहेगा। चलिए। तो वैसे भी कई बार एक डायरेक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी एक्टर से परफॉर्म करवाना, उससे काम करवाना। लेकिन कई बार एक डायरेक्टर के लिए ये भी परेशानी हो जाती है किसी डायरेक्टर से काम करवाना, क्योंकि जब आप एक्टर के तौर पे काम करते हैं तो वो डायरेक्शन का सेंस एक तरफ रखते हैं, या वो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ, और मुझे लगता है कि डायरेक्टर जो विज़न लेके आता है वो बहुत ही मतलब सेक्रोसेंट है, बहुत पवित्र होता है उसके लिए। तो मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई खलल हो, अनटिल अनलेस मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि यार ये ठीक नहीं जा रहा है, तो मैं जाकर के उनसे बात करता हूँ। ओके, हाँ, कि यार मुझे लग रहा है कि इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मित्रवत बात करता हूँ और तर्कसंगत बात करता हूँ। ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि लोग मान लेते हैं, हाँ, प्रेम में मान लेते हैं, मतलब उसमें कोई दबाव नहीं होता है, या मतलब मैं डिसीजन उन्हीं का होता है, बिल्कुल उन्हीं का होता सजेशन है, आपका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ये नहीं कि मैंने अपने ज्ञान के भाव से उनको कुचल दिया है, ऐसा कभी नहीं। ऐड में ऐसा होता है क्योंकि अब कई सारे ऐसे जो कभी असिस्टेंट रहे होंगे वो ऐड मेकर बन गए हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। वो मुझे बाकायदा स्टोरी बोर्ड बताते हैं और मुझे कहते हैं सर, तो अगर एज ए मेंटोर कभी कभी बोलता हूँ कि इसको ऐसे लेगा या ऐसे रखेगा तो ज़्यादा। और वैसे भी ऐड में अब तो क्लाइंट एजेंसी चीज़ें ऐसी होती हैं तो सबका अप्रूवल लगता है। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं बोल सकता हूँ या मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ये नहीं, यहाँ एक बार कह देना उचित है, वहाँ ज़रूर बोलता हूँ। बाकी तो मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ यार। आपने उस दौर में शुरू किया था जब बहुत सारी मुश्किलें थी, प्लेटफॉर्म बहुत कम थे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी कम थी, लेकिन अब सब चीज़ें बढ़ गई हैं। लेकिन देखा जाए तो रेशियो जो है सक्सेस का वो वहीं का वहीं है। ऐसी क्या गलती करते हैं जो नए लोग आते हैं, वो भले ही किसी फील्ड में आते हों, कि वो उतना जम नहीं पाते? क्या रीज़न लगता है आपको? सर देखिए, इसमें दो तीन, ये बड़ा सापेक्षिक बात आपने पूछी है। मेरा ये मानना है कि सफल क्यों नहीं हो पाते हैं ये एक बात है, टिक नहीं पाते हैं ये एक बात है, और क्यों नहीं टिक पाते हैं ये दोनों बात का मिश्रण है। तो क्यों नहीं टिक पाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ तैयारी के साथ आओ। राइट, वही वाली मेरे फादर वाली बात, टेक्निकल हैंड रहेगा तो भूखे नहीं मरेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी प्रयोजन के लिए आए हैं, आप निर्देशन करना चाहते हैं, आप संगीत बनाना चाहते हैं, आप कैमरा करना चाहते हैं, आप रेटिंग करना चाहते हैं, आप तैयारी के साथ आइए। और ये मन में ये आत्मविश्वास लेकर आइए कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपसे भीड़ इकट्ठी हो ऐसा होना है। राइट। तो
आप नया क्या कर सकते हैं, वो उस खोज में हमेशा रहिए। पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। मतलब इम्तिहान देना है इससे मत पढ़िए, वो हो चुका है आपके जीवन में। अपनी फील्ड का अपने लिए पढ़िए आप। अब आप जितना पढ़ेंगे, आप एक से एक रेटिंग के ऊपर बातें हैं, एक से एक लोग हैं, मास्टर क्लासेस हैं, मतलब अपनी तैयारी करते रहिए और आप तय करिए कि आप किस में बेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप अपने आप को पहचान लीजिएगा, आपको लग जाएगा आपका पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ बीइंग इन मुंबई और वेयर प्लेस आप क्यों हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है राठौर साहब कि लोगों को ये समझना पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि टिक क्यों नहीं पाते हैं, हालात, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं और मजबूरियां होती हैं। मुझे ये लगता है कि अगर इंसान अपनी प्रायोरिटी तय कर ले और अपने आप को ढाल ले, मतलब कि मुझे ये काम करना है और इस काम करने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए, मतलब मुझे मुंबई में रहना है, मुझे अपना घर का रेंट देना है और मुझे यही काम करना है, तो आप ना तैयारी करो, आप और क्या कर सकते हो, गोल आपका फिक्स रहे। एक बार आपका फिक्स गोल हो गया, अपने आप को समर्पित कर दिया, साले जो हो जाए यही हो। यहां से मेरी अर्थी उठेगी, ईमानदारी से लगाएगी, झक मार कर आप देखिए। सफलता स्टेट ऑफ माइंड है। आप अपने आप को कैसे सफल मानते हैं। राइट। मैं जब मुंबई आया था तो मैं तो साइन कोलीवाड़ा में, मतलब मुझे लगता है कि जैसे कॉफिन होता है उतने बड़े कमरे में 50 रुपये रोज पे रहता था। हमारे भाई साहब यहाँ साइन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी थे, तो उन्होंने वहाँ रखवाया था कि वहाँ, मतलब मौसेरे भाई थे वो, चूंकि उनके कारण वो जगह में जानता था इस मुंबई शहर का। हाँ, 50 रुपये रोज का था वो। महीने में अगर 30 दिन है तो 1500 रुपये, 31 दिन है तो 1550 रुपये। 1 तारीख को महिला लेने आती पैसा, नहीं आया तो सामान सब फाक दे बाहर। मुझे वो भी दिन याद है और मैं उस वक्त भी कहता था कि यहाँ सब कुछ होगा अपना, राइट। छोड़ के नहीं जाना है। छोड़ के नहीं जाना, इसका ये इंतजाम करना। बहुत पढ़ा है ना, मतलब फिल्मी कलियां, फिल्मी दुनिया में पढ़ा कि साहब स्टेशन पे लोग रह चुके, हमने भी चला है। राठौर साहब, अतिशयोक्ति हो जाएगी बोलना कि हमने भी संघर्ष के वो दौर भी देखे हैं, लेकिन विश्वास था और आज भी है। देखिए भाई, फिर से बोल रहा हूँ, सफलता स्टेट ऑफ माइंड है, सफलता मनोदशा है। आपको, आप कैसे सफल मान रहे हैं अपने आप को। मैं जहाँ पे हूँ सफल हूँ, संघर्ष जारी है। अरे चलना भी अपने आप में सफलता की निशानी है। बिल्कुल सही। अगर आप चले ही नहीं तो आप क्या सफल और क्या असफल की बात करेंगे। आई एम स्टिल वॉकिंग ऑन दैट पाथ और मुझे अभी लग रहा है कि इससे बड़ी सफलता, बड़ी से बड़ी सफलता वो भी आएगी। आएगी। तो चलना जरूरी है। चल रहे हैं तो आज जो कुछ आपसे मिल रहे हैं, 4 लोगों से और मिल रहे हैं, चीजें बन रही हैं, ठीक है ना। अब हर कोई का जुहू के में बंगला हो जाए और तभी सफल कहलाए, ये जरूरी नहीं। वो अलग बात है, वो अलग बात है। थैंक यू शशि जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे शशि जी, बहुत अच्छी बात बताई। आखिरी से शुरू करता हूं, हमेशा की तरह कंक्लूड करके कि सफलता स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आपने जो गोल सेट किया है उसके सफर पे भी आप चल रहे हैं, टिके हुए हैं, भली आपकी चाल धीमी है, तेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सफल ही हैं। दूसरी बात यह, कई बार हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन अगर आप सरेंडर कर देते हैं और उस फील्ड में जाने के लिए जो जो जरूरी चीजें वो सीखते जाते हैं, करते जाते हैं, तैयारी पूरी करते हैं, तो भी सफलता जरूर मिलती है। जैसे कि उन्होंने एक सेट प्लान नहीं बनाया, बल्कि जो जो मिलता गया उसको करते गए, उसको एंजॉय करते गए, उसमें वो आगे बढ़ते गए, इसलिए वो आज हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने जो लास्ट में कही वो ये कि तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तैयारी होती है तब आप नई खोज कर पाते हैं। जब आप तैयारी नहीं होते तो आपको ये भी नहीं मालूम होता कि खोज आखिर करनी किस बात की है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर हमेशा जो आपका प्लान है उस पर स्टिक हो जाए। जैसे उन्होंने कहा कि अब उठेगी तो अर्थी उठेगी, मतलब ये कि लाइफ में कभी भी प्लान बी नहीं होता, प्लान ए ही होता है आपका मेन प्लान। क्योंकि अगर प्लान बी बनाया तो जब जब प्लान ए में तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम आएगी, संघर्ष बढ़ जाएगा, तो प्लान बी ऑटोमेटिक आपका प्लान ए बन जाएगा। इसलिए उससे जरूर बचें। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके, अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, एक्टर, योर नेम और सेंड करें 84339 66622 पर।
Join Films Academy, the practical film school.